आधुनिक विश्व इतिहास के तहत आज हम लोग एक नई अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। वह है नेपोलियन बोनापार्ट। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक सैनिक के रूप में देश की सेवा माता है और बाद में वह शासक बनता है। और नेपोलियन सचमुच एक महान योद्धा का नाम है, एक महान विजेता का नाम है। एक फ्रांस में एक राष्ट्रनायक, फ्रांस का उद्धारक कर्ता के रूप में जाना जाता है। नेपोलियन सही अर्थों में फ्रांस के एक महान शासक, एक महान विजेता, एक महान राष्ट्रनायक के रूप में जाना जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को फ्रांस के कोर्सिका द्वीप में होता है। कोर्सिका द्वीप में होता है। वह उसके पिता चार्ल्स बोनापार्टा फ्लोरेंस के निवासी थे, फ्लोरेंस बुल के निवासी थे, जबकि माता लिटजियो रामालिनो वह मूलतः कोर्सिका द्वीप की निवासी थी। और नेपोलियन बोनापार्टा प्रारंभ से ही बहुत कठोर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसके बारे में इसके एक शिक्षक ने कहा था, यह छोटा सा बच्चा सचमुच सही अर्थों में ग्रेनाइट का बना हुआ है और एक कठोर प्रवृत्ति का। और उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी, यह छोटा सा बच्चा भविष्य में देश का बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। यानी कहने का मतलब है उसके शिक्षक की वाणी उसके ऊपर लग गई और निसंदेह 1799 में वह फ्रांस का शासक बनता है। नेपोलियन बोनापार्टा 1799 में फ्रांस का शासक और 1814 ईस्वी तक रहता है। कब तक रहता है? 1814। इसीलिए इतिहास के पन्ने पर 1799 से 1814 तक का समय नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है। आप लोग सभी लोग जान जाएं, 1799 से 1814 तक का समय यूरोप के इतिहास में नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है। एक इतिहासकार हेजन था। हेजन कहता है, यूरोप का इतिहास एक व्यक्ति का इतिहास है, यूरोप का इतिहास एक देश का इतिहास है, यूरोप का इतिहास एक व्यवस्था का इतिहास है। अब वह देश कौन सा है? फ्रांस है। वह व्यक्ति कौन है? नेपोलियन है। वह व्यवस्था क्या है? नेपोलियन के द्वारा विजित की गई, जिससे फ्रांस का निर्माण होता है वह और निरंकुश शासन का अंत होता है। यानी क्रांति के मूल्य जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व स्थापित हुए हैं, उनका इतिहास है। यानी दुनिया में फ्रांसीसी क्रांति ने दिया क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार को दिया। इसी कारण से आज इतिहास के पन्ने पर जब हम पन्ने को खोलते हैं तो फ्रांस के इतिहास के बारे में बताया जाता है। दुनिया को फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 की थी, उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को स्थापित किया। और इस बात की प्रामाणिकता रूसो करता है। रूसो कहता है नेपोलियन क्रांति पुत्र था। यानी नेपोलियन का उद्भव और विकास क्रांति के बाद होता है। अब हम लोग बाद में चर्चा करेंगे नेपोलियन सही अर्थों में क्रांति पुत्र था अथवा नहीं था, जिसकी हम पर चर्चा बाद में किया जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए कहीं भी आप लोग पढ़ने जाते हैं तो नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में यदि आप विश्व इतिहास पढ़ना चाह रही हैं तो बिना नेपोलियन बोनापार्टा और फ्रांसीसी क्रांति को पढ़े आप विश्व इतिहास को आप नहीं समझ सकते। इसलिए नेपोलियन बोनापार्टा पर हमको डिटेल में पढ़ना है। पहला चीज है नेपोलियन बोनापार्टा की सैनिक उपलब्धियां क्या रही। दूसरा चीज पढ़ना है नेपोलियन बोनापार्टा जन कल्याणकारी कार्य क्या क्या फ्रांस में करता है। और तीसरा चीज पढ़ना है नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था पढ़ना है, और चौथा चीज है नेपोलियन का पतन कैसे हुआ है, इनको पढ़ना है। आज चूंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं हैं,
हम लोग इसका पूरा समरी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में चर्चा होती रहेगी। पहला, नेपोलियन बोनापार्टा एक विजेता व्यक्ति था, एक योद्धा था, और ऐसे योद्धा था जो दुनिया के देशों को जीत करता है। एक बार पार्थसारथी गुप्ता एक प्रोफेसर है, उन्होंने एक जगह लिखा था, नेपोलियन ने दुनिया में कुछ 60 लड़ाइयाँ लड़ी, 60 में वो 52 जगहों पर विजित रहता है, कुछ अनिर्णित रहता है, कुछ में उसकी हार मिलती है। यानी नेपोलियन एक महान योद्धा का नाम है, नेपोलियन विश्व विजेता के रूप में। अब हम नेपोलियन की विजयों के बारे में यदि हम जाने तो सबसे पहले नेपोलियन एक सैनिक के रूप में सेवा देता है, और उसकी सेवाएं कैसे कैसे होती है। सबसे पहले वह इटली अभियान पर जाता है। इटली में छोटे छोटे राज्य थे, इसमें लम्बोर्डी है, सार्डिनिया, पीडामेंट है, सेवाय है, मिलान है, ये छोटे छोटे इटली में राज्य हुआ करते थे। इटली में भिन्न भिन्न राज्यों पर भिन्न भिन्न ऑस्ट्रियाई राजकुमारों का शासन था, और यह इटली के एकीकरण के लिए बाधा थे। और नेपोलियन बोनापार्ट इटली अभियान पर जाता है, वह जाता है 1796 ईस्वी में, और इटली के मिलान, सार्डिनिया, पीडामेंट जैसे क्षेत्रों को बीट कर लेता है। यानी इटली को, जिस पर ऑस्ट्रिया के राजकुमारों का शासन था, उन राजकुमारों से पृथक करता, क्या करता है, पृथक करता है। यानी ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण में जो ऑस्ट्रियाई राजवंश बाधा बने हुए थे, उन राजवंशों के प्रभाव को मुक्त कराता है। इटली के राजवंशों पर जो ऑस्ट्रियाई शासक शासन करते थे, उनके प्रभाव को समाप्त करता है। यानी नेपोलियन का इटली अभियान इस नजरिए से देखना जरूरी है। नेपोलियन के अभियान से पूर्व इटली छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, कुल 13 से 14 राज्य थे। उन राज्यों पर ऑस्ट्रिया के भिन्न भिन्न राजकुमारों का शासन था, जिसकी भाषा भिन्न भिन्न थी, जिसके रीति रिवाज भी भिन्न भिन्न थे। उन राज्यों पर 1796 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट इटली अभियान पर जाता है, और सारे राज्यों को जीत करके वहाँ पर एक, कह सकते हैं, एक गणतंत्र की स्थापना करता है। और गणतंत्र, और वहाँ पर इटली में जो पोप था, ईसाई धर्म का धर्मगुरु, और उसके द्वारा उससे एक समझौता करने के बाद, और पोप के नेपोलियन के द्वारा जीते हुए क्षेत्रों को मान्यता देता है। यानी आप कह सकते हैं नेपोलियन का इटली जो अभियान हुआ है, वह इटली के एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए किसी विद्वान ने लिखा था, इटली का एकीकरण का जनक कौन था, नेपोलियन को मानता है। इटली का जो एकीकरण किया गया है, इसका सपना वह नेपोलियन रास्ता तैयार करता है। यानी इटली के एकीकरण का मार्ग नेपोलियन के विजयों के बाद प्रशस्त होता है। दूसरा क्षेत्र क्या होता है, ऑस्ट्रिया पर जाता है। किस पर जाता है, ऑस्ट्रिया पर। और ऑस्ट्रिया अभियान पर वह 1796-97 के लगभग जाता है। ऑस्ट्रिया जाता, ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है, और ऑस्ट्रिया पर वह हमला करने के बाद वो ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि होती है, जिसे कैंपे फेरमिया की संधि कहते हैं। इस संधि के द्वारा 1797 में कह सकते हैं ऑस्ट्रिया के द्वारा बेल्जियम पर फ्रांस के अस्तित्व को स्वीकारा जाता है, और ऑस्ट्रिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर वह उसका नियंत्रण करता है। दूसरा अभियान उसका ऑस्ट्रिया पर होता है। अब हम तीसरा अभियान कहा जाता है, वह मिस्र जाता है। कहा जाता है, मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और यह मुस्लिम बाहुल आबादी वाला। और मिस्र में एक नदी बहती है, जिसे हम इतिहास के पन्ने पर नील नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, नील नदी। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीकी देश युगांडा के
विक्टोरिया झील से निकलती है और सूडान, मिस्र होते भूमध्य सागर में गिरती है। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है और नेपोलियन का मिस्र अभियान, इसे नील नदी के तट पर एक अंग्रेज सेनापति जनरल नील के साथ एक युद्ध होता, जिसे हम इतिहास के पन्ने पर पिरामिडों का युद्ध या मिस्र का युद्ध कहते हैं। यानी और नेपोलियन मिस्र अभियान के दौरान जाते समय, यह बहुत कम लोग जानते हैं, वह अपना धर्म चेंज कर लेता, क्योंकि मिस्र मुस्लिम आबादी वाला देश है। मिस्र मुस्लिम आबादी वाला देश है। ऐसे में मिस्र जाने से पहले वह अपना धर्म चेंज करता है और अपने को इस्लाम धर्म कबूल करता है और कुरान के प्रति सच्ची आस्था रखते हुए वह कहता है, मैं इस्लाम धर्म का सच्चा रहनुमा हूँ और यहाँ की जनता मुझे साथ दे, यहाँ की जनता मुझे साथ दे। यानी नेपोलियन मिस्र अभियान पर जाता है, जहाँ उसका मुकाबला जनरल नील से होता है और वहाँ के नेल्सन से होता है और उसके बाद मिस्र में उसे कामयाबी नहीं मिलती है। मिस्र नेपोलियन का मिस्र अभियान असफल रहता है। उसके बाद वह अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला करने की योजना बनाता है, लेकिन भारत के प्रयास को वह टाल देता है और इसके साथ साथ 1797 में वह फिर जब पेरिस लौटता है तो वहाँ की जनता उसे आंखों पर बिठाई और उसको भरपूर स्वागत किया और उसे तो कहा जाता है कि वह सही अर्थों में फ्रांस का, पेरिस का उद्धार करता था। यानी नेपोलियन का जो हम अभियान देखेंगे तो वह इटली के क्षेत्रों को विजिट करता है, ऑस्ट्रिया जाता है, ऑस्ट्रिया के साथ साथ डेनमार्क के क्षेत्रों को विजिट करता है। मिस्र अभियान उसका विफल रहता है। मिस्र अभियान के भी वह भारत की तरफ योजना बनाता है। यानी नेपोलियन बोनापार्टा की सैनिक उपलब्धियां कुछ इस प्रकार रही। अब हम नेपोलियन की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह खास तौर से मित्र राष्ट्र और उसके प्रायद्वीप युद्ध, इसमें उसका इंग्लैंड से मुकाबला होता। इंग्लैंड, चूंकि इंग्लैंड इतना शक्तिशाली देश है, दुनिया उसका साम्राज्यवाद के नाम पर दुनिया लोहा मानती थी। सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 से पहले दुनिया पर सबसे बड़ा प्रभुत्व किसी देश का था, वह ब्रिटेन का था। 1945 के बाद ब्रिटेन, जिस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन एक कमजोर होता है, दुनिया में उसका साम्राज्यवाद कमजोर हो जाता है। फिर भी नेपोलियन के समय कह सकते हैं ब्रिटेन इंग्लैंड एक शक्तिशाली देश था। क्या था? शक्तिशाली देश। इंग्लैंड को नेपोलियन कभी नहीं हरा पाता था। इसका कारण क्या है? इंग्लैंड की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी। क्या थे? इंग्लैंड की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी और इंग्लैंड के चारों तरफ क्या है? महासागर है। क्या है? महासागर है। ऐसे में जो उसकी नौसेना अत्यंत शक्तिशाली होने के नाते वह फ्रांस और नेपोलियन इंग्लैंड से लोहा नहीं ले पाते थे। और इसके साथ साथ रूस अभियान में भी सफलता मिलती है। 1807 ईस्वी में तिलसिट की संधि होती है रूस के साथ, तिलसिट के साथ संधि होती है। यानी दुनिया के जितने भी मुल्क थे उन पर इन्होंने अपना सैनिक गतिविधियों के माध्यम से अपना शासन को स्थापित करता, उनके क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। अब हम लोग नेपोलियन बोनापार्टा का एक विजेता के रूप में देखते हैं। अब हम सेकंड स्टेप में जिसको उसको अध्ययन करना है, आज हम समरी के रूप में देखें, वह देख सकते हैं। किसके रूप में देखें? वह देखेंगे नेपोलियन की जन कल्याणकारी नीतियां। नेपोलियन को फ्रांस में उद्धारक का दर्जा दिया है। क्या दिया गया? उद्धारक का दर्जा दिया गया। नेपोलियन को फ्रांस के इतिहास में क्या दर्जा दिया गया? उद्धारक का दर्जा। और नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी लोगों ने, इतिहासकारों ने कह दिया। और इसीलिए इतिहासकार हेजन कहता है कि यूरोप का इतिहास एक व्यक्ति का इतिहास है, यूरोप का इतिहास एक देश का इतिहास है, यूरोप का इतिहास क्रांतियों का इतिहास है। इतिहासकार हेजन कहता है। यानी आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं यूरोप का इतिहास
एक व्यक्ति का इतिहास है, वह है नेपोलियन बोनापार्ट। यूरोप का इतिहास एक देश का इतिहास है, वह देश कौन सा है? फ्रांस। यानी यूरोप का इतिहास एक देश का इतिहास है, वह देश है फ्रांस। यूरोप का इतिहास एक व्यक्ति का इतिहास है, वह क्या कौन सा व्यक्ति है? नेपोलियन बोनापार्ट। अब हम नेपोलियन बोनापार्ट के आप जन कल्याणकारी नीतियों पर, पहला काम क्या करता है? वह पेरिस आगमन के 1799 में शासक बनने के बाद वह पेरिस का जूडो धागा, फ्रांस की राजधानी पेरिस थी, और उस पेरिस की सड़कों का मरम्मत कराता है, सड़कों के किनारे बागीचा लगवाने का काम करता है और पेरिस का सौंदर्यीकरण करता है। नेपोलियन बोनापार्ट का पहला काम है पेरिस का सौंदर्यीकरण। क्लियर है आप लोगों को? नेपोलियन का पहला काम है पेरिस का सौंदर्यीकरण। क्लियर है सबको? तो कम से कम इतना जान नेपोलियन बोनापार्ट ने पेरिस का सौंदर्यीकरण किया था। सेकंड काम क्या करता है? सामाजिक रूप से वह दासों की स्वतंत्रता की घोषणा करता है। दास कौन थे? दास का मतलब होता है ऐसे इंसान जो जीविका के लिए दूसरे पर आश्रित हों, और फ्रांस में दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने दासों को स्वतंत्र कर दिया और कहा तो स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है समता, यानी दासों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बराबरी का अधिकार दिया। यह नेपोलियन बोनापार्ट का महान कदम था। यानी कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट दासों को स्वतंत्र कर दिया। क्या कर दिया? दासों को स्वतंत्र कर दिया, दासों को समता मूलक अधिकार दिया। तीसरा काम क्या करता है? तीसरा काम कानून चलाने के लिए संहिताओं का निर्माण करता है। क्या करता है? संहिताओं का, कानून चलाने के लिए संहिताएं बनाता है। संहिताएं क्या होती हैं? संहिताओं के बारे में कहता है कि संहिताएं मेरी सैनिक उपलब्धियों से बहुत महत्वपूर्ण है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट कहता था कि हमारी जो संहिताएं हैं हमारी विजयों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस संहिताएं फ्रांस की कानून व्यवस्था और शासन चलाने के लिए जिन नियमों का प्रावधान किया उन्हें हम संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। यानी संहिताओं का निर्माण कर दिया और दासों को स्वतंत्र कर दिया, पेरिस को स्वतंत्र करा दिया, और इसके साथ साथ और काम क्या किया? वहां पर रोजगार के सृजन हुए बड़े बड़े कारखानों का निर्माण कराता है। यानी फ्रांस में रोजगार के सृजन के हेतु बड़े बड़े कारखानों का निर्माण कराता है। और फ्रांस की जो व्यवस्था, चूंकि इंग्लैंड में आप जानते हैं 17वीं सदी में 18वीं सदी में ही औद्योगिकरण आ गया था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई थी और उस औद्योगिक क्रांति से पूरे यूरोप में उसका प्रभाव पड़ता है। पूरे यूरोप में मशीनों का निर्माण होता है और सारी व्यवस्था हाथों के स्थान पर मशीनों पर आश्रित हो जाती है। और नेपोलियन बोनापार्ट कृषि उत्पादन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है और फ्रांस की उत्पादकता को बढ़ाने पर बल देता है। यानी कह सकते हैं इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरह दुनिया के देशों में मशीनीकरण का युग आरंभ होता है, उस मशीनीकरण के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने भी उसका प्रयास किया और कह सकते हैं फ्रांस की कृषि व्यवस्था को वैज्ञानिक पद्धति से कराने पर बल देता है। यानी कृषि व्यवस्था में विज्ञान का प्रयोग करता है। और क्या करता है? वहाँ की स्थानीय भाषा में शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बड़े संख्या में विद्यालयों का निर्माण कराता है। नेपोलियन बोनापार्ट बड़े संख्या में विद्यालयों का निर्माण कराता है। और काम क्या करता है? बैंक ऑफ फ्रांस की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक केंद्रीकृत बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करता है। यानी कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट एक बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करता है। और इसके साथ साथ नेपोलियन बोनापार्ट को हम और नजरियों से देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट निसंदेह फ्रांस का एक उद्धारक था और उन्होंने दासों को स्वतंत्र करा दिया, पेरिस का जीर्णोद्धार करा दिया, कारखानों का निर्माण करा दिया, कारखानों के साथ साथ बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कर दिया। और इसके साथ साथ फ्रांस में अत्यंत जो जन कल्याणकारी कार्य थे उन जन कल्याणकारी कार्यों को यह आगे बढ़ाता है। जन कल्याणकारी कार्यों को वह आगे बढ़ाता है।
अब हम नेपोलियन बोनापार्ट के अन्य कार्यों के बारे में चलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के अन्य कार्य क्या क्या रहे, अन्य कार्य क्या क्या रहे, यानी वह सही अर्थों में फ्रांस का उद्धारक था, फ्रांसीसियों का उद्धारक था नेपोलियन बोनापार्ट, और उसे फ्रांस में राष्ट्रनायक का दर्जा मिलता। क्या मिलता है? राष्ट्रनायक का। नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस में राष्ट्रनायक का दर्जा क्या मिलता है? राष्ट्रनायक। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने एक व्यवस्था को आरंभ किया, क्योंकि इंग्लैंड के सामने उसकी दाल नहीं गिलती थी, इंग्लैंड को हरा नहीं सकता था, इसलिए इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता था। नेपोलियन बोनापार्ट इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता था। वह आर्थिक रूप से क्या था? चूंकि इंग्लैंड एक साम्राज्यवादी देश था, इंग्लैंड की बाजार पूरे यूरोप के बाजारों को माल सप्लाई करती थी। ऐसे में इंग्लैंड को कमजोर बनाने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को कुचलने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था लाई, जिसे हम इतिहास के पन्ने पर महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। यानी नेपोलियन बोनापार्ट एक महाद्वीपीय व्यवस्था लाता। क्या लाता है? महाद्वीपीय व्यवस्था। इस नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर बनाना। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ये जानता था वह सैनिक सेना के माध्यम से वह फ्रांस को, इंग्लैंड को नहीं हरा पाएगा, इंग्लैंड को नहीं हरा पाएगा। ऐसे में वह इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता था। आर्थिक रूप से कमजोर करने का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है, क्योंकि पूरे यूरोप की बाजारों पर इंग्लैंड का कब्जा था, ऐसे में यूरोपीय बाजारों पर इंग्लैंड के प्रभुत्व को कम करना और फ्रांस और उसके समर्थक देशों के प्रभुत्व को स्थापित करना, यही नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था है। यानी नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य पर्पज क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या थे? आप इतना जानिए, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था, क्योंकि इंग्लैंड सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से नेपोलियन के समय बहुत शक्तिशाली था, और नेपोलियन सैन्य दृष्टि से, क्योंकि उसकी नौसेना बहुत मजबूत थी, नेपोलियन इंग्लैंड की नौसेना के सामने वह टिक नहीं पाता था। ऐसे में इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए, इंग्लैंड की बाजार को कमजोर करने के लिए उन्होंने जिस योजना का सूत्रपात किया, वो ये व्यवस्था महाद्वीपीय व्यवस्था की। महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यही था, इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर बनाना। जब आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, धन नहीं होगा, सेना वैसे कमजोर हो जाएगी, सेना जब कमजोर हो जाएगी हम इंग्लैंड को हरा देंगे। यानी नेपोलियन बोनापार्ट की अति महत्वाकांक्षा उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था थी। अब उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ, जो इंग्लैंड समर्थक देश थे वह नेपोलियन से नाराज हो गए और नेपोलियन से अलग हो गए। नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था उसके पतन का कारक बनती है। नेपोलियन बोनापार्ट की जो महाद्वीपीय व्यवस्था आती है उसके पतन का कारक बनती है। अब हम इतिहास के पन्ने पर जब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अब प्रश्न उठता है, नेपोलियन बोनापार्ट क्या, आपने देखा जन कल्याण में क्या क्या किया, सैनिक विजय क्या क्या करता है, आपने देखा, और उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था को हम समरी के रूप में देखे हैं। अभी आप लोग घबराइए मत, आज हम लोग उसका सार सुना जा रहा है पूरे नेपोलियन बोनापार्ट का। अब आज हम लोग उसका सार बिंदु सुन रहे हैं, क्या कैसे कैसे करना है, हम उसको डिटेल में पढ़ाई करेंगे इसके बारे में। अब हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है, रूसो कहता था नेपोलियन क्रांति पुत्र था। क्या था? क्रांति। यानी नेपोलियन क्रांति पुत्र था। इसके पक्ष में भी तर्क दिए जा सकते हैं, विपक्ष में तर्क दिए। क्रांति पुत्र कैसे था? नेपोलियन ने दासों को स्वतंत्र कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने जो अपना विचार रखा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, नेपोलियन दासों को स्वतंत्र करके क्रांति के मूल्यों पर चलने का प्रयास किया, इसलिए हम कह सकते हैं क्रांति का पुत्र था। और दूसरा चीज है, नेपोलियन का जो उदय होता है
क्रांति के बाद होता है। इस नजरिए से हम कह सकते हैं क्रांति पुत्र था। और तीसरा जो तर्क दिया जाता है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, वह क्रांति पुत्र था क्योंकि वह जन कल्याण की बात करता था। वह जन कल्याण कैसे करता था? वहाँ के फ्रांस में बैंक ऑफ पेरिस की स्थापना करके, रोजगार का सृजन करके, इसके साथ साथ रोजगार के साथ आम जनता की जो महत्वाकांक्षा उम्मीद थी, उस महत्वाकांक्षा पर खड़े उतर करके, यानी निरंकुश शासन के स्थान पर आम जनता के कल्याण और उसके महत्व को स्वीकारते हुए वह काम करता है। यानी इन तर्कों के आधार पर देखा जाए, नेपोलियन का उदय क्रांति के बाद होता है। पहला तर्क दिया जाता है क्रांति पुत्र है। दूसरा तर्क दिया जाता है नेपोलियन ने दासों को स्वतंत्र कर दिया। दूसरा तर्क दिया जा सकता है, और नेपोलियन बाकायदे कहता था स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी समता, यानी समता व समता मूलक समाज की स्थापना पर बल देता है। इसके बारे में भी हम कह सकते हैं। और चौथा चीज कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के पक्ष में, वह निरंकुश शासन के स्थान पर जनता के लिए जवाबदेही शासन चाहता था, और जो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व जो फ्रांस में क्रांति के मूल्य जो स्थापित किए थे, उस पर चलना चाहता। यह तर्क दिए जाते हैं नेपोलियन बोनापार्टा के क्रांति का पुत्र होने में। दूसरा तर्क दिया जाता है वह क्रांति का पुत्र नहीं था। क्या था? वह क्रांति का पुत्र नहीं था। इसके बारे में क्या तर्क आप देंगे? इसके बारे में कहेंगे उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया। यानी क्रांति जो हमें सिखाती है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, एक तरफ वह दासों को स्वतंत्र करके क्रांति पुत्र कहता है, दूसरी तरफ वह कहता है प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता है, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। कैसे क्रांति पुत्र हो जाएगा? दूसरा चीज है जिन क्षेत्रों को जीतता है, जो मेहनत किया है, जो उसके साथ रहा, उसको तो वहां शासक नहीं बनाया, अपने सारे नात रिश्तेदारों को वह शासक का नियुक्त कर देता है। तो हम कैसे कहेंगे क्रांति पुत्र था? यानी यह भी तर्क उसके लिए मापदंड नहीं है। और तीसरा जो है क्रांति हमेशा शांति और भाईचारे का संदेश देती थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति दुनिया को स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का संदेश देती थी। यदि क्रांति पुत्र होता दुनिया के देशों के साथ वह भाईचारा संबंध, अत्यधिक सैनिक अभियान, ज्यादा सैनिक गतिविधियों पर ध्यान देना, जिससे दुनिया के देशों में सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, इससे हम कह सकते हैं क्रांति पुत्र नहीं था। यानी क्रांति पुत्र था अथवा नहीं था, इसके बारे में तर्क दिया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांस का उद्धारक था, जन कल्याणकारी कार्य करता है, फ्रांस के बारे में कहा सैनिक विजयों करता है, महाद्वीपीय व्यवस्था ला दिया, और क्रांति पुत्र था अथवा नहीं था, इसके बारे में हम लोग उसके विचार विमर्श को देखते हैं। अब प्रश्न उठता है नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कैसे होता है? नेपोलियन बोनापार्टा का पतन कैसे हुआ? इसके पतन के पीछे सबसे बड़ा कारण है उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था। क्या है? महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन बोनापार्ट इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए जिस महाद्वीपीय व्यवस्था को लाया, उसके पतन का इंग्लैंड समर्थक देश उससे नाराज हो जाते हैं। एक तो यह कारण देखा जाता है। हाँ, सेकंड चीज देखा जाता है नेपोलियन बोनापार्टा के पतन के बारे में। सेकंड चीज यह देखा जाता है नेपोलियन बोनापार्टा अति महत्वाकांक्षी था। उसकी अत्यंत महत्वाकांक्षा उसकी असफलता का कारण था। अति महत्वाकांक्षा उसकी असफलता का कारण था। और उसके दूसरे नजरिए से देखते हैं। और तीसरा चीज है इंग्लैंड की नौसेना का मजबूत होना। इंग्लैंड की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी और इंग्लैंड से वह मुकाबला नहीं कर सकता था। यानी इंग्लैंड की अपेक्षा सेना बल, नौसैनिक बल कमजोर होना। और जो चौथा चीज है स्पेन का अभियान कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट अपने शासनकाल में स्पेन जाता है, और स्पेन जाता है। स्पेन इसकी राजधानी वर्तमान में मैड्रिड है। क्या है? मैड्रिड। स्पेन पहाड़ों से ढका हुआ राष्ट्र देश है, और ऐसे में नेपोलियन बोनापार्ट का इस पे उसके सैनिक पहाड़ों पर नहीं लड़ सकते थे। जब सैनिकों को पहाड़ों पर लड़ने का अनुभव नहीं था, तो ऐसे में स्पेन से उसे पराजय मिलती है। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट कहता था स्पेन का नासुर ने मेरा अंत कर दिया। यह कथन नेपोलियन बोनापार्ट का है।
और नेपोलियन के जीवन का आखिरी जो युद्ध होता है वह युद्ध होता है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू एक स्थान है फ्रांस में, फ्रांस में, और वहाँ पर यह युद्ध होता है मित्र राष्ट्रों से, और उस युद्ध में उसकी हार होती है। फिर इसके बाद सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित हो जाता है। 5 मई 1821 को नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन एक महान योद्धा था, नेपोलियन एक विजेता था, नेपोलियन फ्रांस का राष्ट्रनायक था, नेपोलियन एक जन कल्याणकारी शासक था। नेपोलियन की विजयों ने यूरोपीय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया। इसीलिए विद्वानों ने नेपोलियन को महान कहा। नेपोलियन एक महान